नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे रानी पोखरी मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताया। ग्रैंडस्टैंड में भी रहेगी राज्य स्थापना दिवस की धूम। कार्यक्रमों में सीएम होंगे शामिल। सभी जिला मुख्यालयों पर सादगी से मनेगा स्थापना दिवस। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर के तैयारियां। 300 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी। गंगा किनारे भगवा रंग में रंगेंगे 151 भवन। केदारनाथ में बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी। जल रहे अलाव। लंबी कतार में भक्त कर रहे हैं दर्शनों का इंतजार। आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा उत्तराखंड। वोकल फॉर लोकल को साकार कर रही हैं विमला देवी। लकड़ी चीड़ के फूलों से तैयार करती हैं शोपीस। वायुसेना की ताकत में इजाफा। आज फ्रांस से भारत आएंगे 3 और राफेल। 7,364 किलोमीटर का सफर बिना रुके करेंगे पूरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नैनीताल की 65 वर्षीय महिला विमला देवी आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल हैं। जिस उम्र में लोग घरों में आराम करते हैं, उस उम्र में इनका जज्बा इनकी उम्र को मात दे रहा है। कूची रंग बानिस पर इनके हाथ इतनी तेजी से चलते हैं कि देखकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल के आलू खेत निवासी 65 वर्षीय विमला देवी के हाथों में जादू है। बेकार पड़ी लकड़ी, चीड़ के फूलों और टीटों में जब इनका जादू चलता है तो सुंदर शोपीस बनकर तैयार होते हैं। विमला देवी पिछले 40 वर्षों से शोपीस बनाने का काम कर रही हैं। आसपास के जंगलों से चीड़ के फूल और लकड़ियों को लाकर विमला देवी अपने हुनर से टेबल लैंप, फ्लावर पॉट और तमाम तरह के सुंदर शोपीस तैयार करती हैं। यहाँ आने वाले सैलानी यादगार के रूप में इनको यहाँ से ले जाते हैं। इनके द्वारा तैयार शोपीस की कीमत 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होती है। बता दें, विमला देवी इस काम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल मिशन को भी साकार कर रही हैं। विमला देवी उदाहरण है उन लोगों के लिए जो हर छोटी छोटी बात के लिए सरकारों को कोसते हैं। हुनर से कैसे रोजगार की राह खुलती है, ये कोई विमला देवी से सीखे। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। हिमालय में लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के आसपास की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में भी देर शाम हल्का हिमपात हुआ। यहां से 2 इंच तक बर्फ जमी हुई है। रविवार को भी धाम में बर्फ गिरी थी। मौसम में आए बदलाव से धामों में कड़ाके की ठंड हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी, धामों में कड़ाके की सर्दी, जल रहे अलाव। लंबी कतार में भक्त कर रहे दर्शनों का इंतजार। केदारनाथ धाम में हल्का हिमपात, बढ़ी ठंड। भारी ठंड के बीच रात गुजार रहे श्रद्धालु। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ धाम में सीजन की दूसरी बार बर्फबारी हुई है, जिस कारण धाम में काफी ठंड बढ़ गई है। धाम में हो रही बर्फबारी से यात्रियों को भारी मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है। पहले ही धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण रहने की व्यवस्था नहीं है। ऊपर से बर्फबारी के कारण यात्री ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए अलाव तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तीर्थ यात्री किसी तरह धाम में रात काटने को मजबूर हैं। वहीं केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। ऐसे में अगले वर्ष के लिए यात्रा को शुभ माना जा रहा है। बता दें कि केदारनाथ धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। धाम में 2 इंच तक बर्फबारी हुई, जिस कारण धाम में काफी ठंड बढ़ गई है। केदारपुरी के अलाव की कोई व्यवस्था
प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, जिस कारण यात्री ठंड में ही रात काटने को मजबूर है। धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल के साथ ही अन्य कार्य चल रहे हैं, जिसमें बर्फबारी बाधा बन रही है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें, यात्रियों की संख्या बढ़ती तब शुरू हुई जब देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम आने की अनुमति में छूट मिली। यात्रा शुरू होने से अब तक 1,136 यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी में चहल पहल काफी हो रही है, जिससे तीर्थ पुरोहित, व्यापारियों व होटल कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान साफ देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम को जनता के लिए फिर से खोल दिया गया, जिसके बाद मंदिर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। भारी बर्फबारी के बाद आज एक बार फिर से इलाके में ठंड बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली इलाके में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक गया। उत्तराखंड के नीलकंठ और नर नारायण पहाड़ों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि हेमकुंड साहिब भी बर्फ से ढक गया। भारी बर्फबारी के बाद आज एक बार फिर इलाके में ठंड बढ़ गई है। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम को जनता के लिए एक बार फिर खोल दिया गया था, जिसके बाद मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बेहद अच्छा अनुभव रहा। उन्हें मंदिर में काफी अच्छे दर्शन हुए और अच्छे मौसम का भी आनंद उठाने का मौका मिला। बद्रीनाथ भगवान की मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन नहीं है। बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई हड़गम नहीं है, लोगों के अंदर कोई स्कैरनेस नहीं है। लोग भगवान के दर्शन के लिए प्रॉपर आ रहे हैं और सारे रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं बहुत अच्छे से। और जो मंदिर की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है और सब चीज़ों को बहुत हिसाब से रखा गया है और किसी भी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। जय बद्रीनाथ भगवान। वहीं दूसरे तीर्थयात्री ने बताया कि लंबे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन का अनुभव काफी शानदार रहा। उन्होंने बताया कि कोरोना नियमों के बीच ताज़ा हवा और बर्फबारी से उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा कि उस हिसाब से कोरोना वगैरह चल रहा है और उस हिसाब से मतलब कि सारी जगह चारों धाम खुल गए हैं, तो भगवान नारायण की इच्छा से सब कुछ सही है। वैक्सीन जिस हिसाब से नहीं बनाई है कि श्रद्धा है भगवान में ना, तो इस हिसाब से ऐसे कोई कोरोना पे काफी ज्यादा वो पड़ रहा है। वैक्सीन वगैरह इन सबका इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ सही होता चला जा रहा है, आगे भी सही होगा। ये सब चीज कराना भी एक बार को सारी चीजें ही मतलब खत्म हो जाएंगी। बद्रीनाथ भगवान ने चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो हमें बुलाया, दर्शन कराए और ये देखिए कितनी सारी जनता नारायण जी के से आए हैं और कोरोना है चलता रहेगा पर दर्शन ऐसे ही होते रहेंगे। वहीं उत्तराखंड प्रशासन ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। चमोली जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि समय के साथ तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद से 1 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इस दौरान थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई और आज तक हमारे टोटल लगभग 1 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं बद्रीनाथ जी के। तो इसमें हमारे द्वारा सैनिटाइजेशन की नगर पंचायत के माध्यम से और वहाँ पे जो थर्मल स्कैनिंग वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और ड्यूरिंग दर्शन भी सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया जा रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 4 धामों की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अपने नियत समय पर ही खुले, लेकिन सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े लोग ही कपाट खुलने के वक्त मौजूद थे। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट।
उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास भी मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसे ही उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है गुलाबी कांटा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास भी मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा गुलाबी कांठा। यहाँ की खूबसूरती को निहारते रहने का ही मन करता है। सूरज की किरणें जब बर्फ से ढके पहाड़ पर पड़ती हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि सुबह पहाड़ सूरज की रोशनी में नहा कर आए हों। यहाँ की ठंडी और ताज़ी हवाओं में महसूस की जा सकती है। आप खूबसूरती के अलावा यहाँ के एडवेंचर एक्टिविटी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। गुलाबी कांठा की खासियतें: समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर है स्थित। निहारते ही बनती है बुग्याल गुलाबी कांठा की खूबसूरती। उत्तरकाशी से यमुनोत्री हाईवे पर हनुमान चट्टी तक 150 किलोमीटर की दूरी वाहन से तय करनी पड़ती है। हनुमान चट्टी से ही गुलाबी कांठा का पैदल ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर कंडोला थात और फिर 7 किलोमीटर की दूरी पर सीमा टॉप पड़ता है। गुलाबी कांठा से डोडी ताल, दयारा बुग्याल और यमुना नदी के उद्गम स्थल कालिंदी पर्वत तक भी पर्यटक आसानी से पहुँच सकते हैं। गुलाबी कांठा तक ट्रैकिंग कराने वाले स्थानीय युवा विजय सिंह और जगबीर सिंह बताते हैं कि ITBP के जवानों की मदद से उन्होंने हनुमान चट्टी से 10 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया है। आपको बता दें कि ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत मीरा रावत ने 2017 में की। वहीं ट्रैकिंग व्यवसाय को अपनाकर अन्य महिलाओं के लिए भी मिसाल पेश की। बीते 3 सालों से वो पहाड़ में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जहां हेरिटेज ट्रैकिंग को प्रमोट कर रही हैं, तो वही यमुना घाटी में पहाड़ी संस्कृति को समृद्ध करने में भी जुटी हैं। वो कहती हैं कि पहाड़ के हर गांव में ट्रैकिंग रूट है, जो सिर्फ गांव ही नहीं पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को भी जोड़ते हैं। इसी कारण उन्होंने पहाड़ का भोजन, होम स्टे और पौराणिक स्थलों को भी अपने ट्रैकिंग चार्ट में शामिल किया है। उत्तरकाशी से अनिल रावत की स्पेशल रिपोर्ट। पंच केदार में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट आज सुबह शुभ लग्नानुसार 11:30 बजे शीतकाल के लिए पौराणिक परंपरा बंद कर दिए जाएंगे। विद्वान आचार्यों तथा वेद पाठियों द्वारा भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग की विशेष पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर आरती उतारी जाएगी। 10 बजे सुबह भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग को चंदन, भस्म, भृंगराज, पुष्प, अक्षत से समाधि दी जाएगी। ठीक 11:30 पर भगवान तुंगनाथ के कपाट पौराणिक परंपराओं की रीति रिवाजों के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। रुद्रपुर के फूलसूंगा क्षेत्र में पेयजल विभाग के पाइपों की चोरी के मामले में पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को 6 लाख के 87 पाइपों और कैंटर के साथ गिरफ्तार किया। चारों आरोपी दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं। आपको बताते चले 14 अक्टूबर की रात में उत्तराखंड पेयजल के 6 लाख के पानी के पाइपों पर चोरों द्वारा सेंधमार की गई थी, जिसके बाद ठेकेदार द्वारा ट्रांजिट कैंप पुलिस की चोरी की सूचना दी गई। मामले में पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से चोरी के 6 लाख की कीमत के पाइप बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल पेयजल विभाग के ठेकेदार द्वारा ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के फूलसूंगा में पाइप बिछवाने का काम किया जा रहा था। 14 अक्टूबर की रात्रि में ये पाइप गायब हो गए थे। एसपी सिटी देवेंद्र पीछा ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पाइप चोरी के मामले में एसओजी और ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 2 फरार आरोपी गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है। देखिए, ट्रांजिट कैंप थाने का मामला था जिसमें 23/24 की रात्रि में
एक वाहन लगा के, कैंटर गाड़ी लगा के करीब 6 लाख रुपए मूल्य के पाइप की चोरी कर ली गई थी। तो जिसमें पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगाते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से, साथ साथ में एसओजी की मदद से आज इस केस का वर्कआउट किया है। इसमें 4 जो आरोपी चोरी में थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो वाहन कैंटर जो इस चोरी में यूज़ किया गया उसको भी पकड़ लिया है और पूरा माल 100% जो माल है उसको रिकवर कर लिया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पर्यटक स्थल मुंशियारी लॉकडाउन के बाद अब पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है। मुंशियारी से 8 किलोमीटर दूर खलिया टॉम पर्यटकों की पहली पसंद है। हिमालय के बहुत नजदीक होने के कारण यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यटकों के लिए कोई भी सुविधा पर्यटन विभाग और सरकार के द्वारा की नहीं गई है। 1 दशक पूर्व KNBN ने एक पर्यटक आवास खलिया टॉम के पास भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क आदि कोई व्यवस्था नहीं होने से यहाँ पर पर्यटक रुकना पसंद नहीं करते। कुछ समय के बाद KNBN ने इसको PP मोड में सौंप दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आज तक बिजली, इंटरनेट कोई व्यवस्था नहीं की गई। पहुंचने के लिए पैदल रास्ता पूरी तरीके से जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब देखना होगा कि कब तक सरकार यहाँ पर सुविधा दे पाती है। हमारा जो गेस्ट हाउस है अभी ये PPP प्लान में चल रहा है, और सर यहाँ कुछ चलाने के लिए तो काफ़ी समस्याएं हैं। काफ़ी ठंडा प्लेस है और 3285 की हाइट पे है ये अभी। और क्या नाम कहते हैं, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है और आपका दूर संचार का भी सुविधा नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी परेशानी टूरिस्ट को होती है। यदि सरकार इसको बढ़िया से अगर डेवलप करना चाहे तो यहाँ पे अच्छा सा स्कोप है टूरिस्ट के लिए, बहुत बेहतर प्लेस है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट चुकी है और इसी के चलते भाजपा सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति और नीति से अवगत करवा रही है, ताकि आने वाले चुनाव में सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ आम जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार का काम कर सके। इसी कड़ी में रानी पोखरी में चल रहे भाजपा के मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत करी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अनुशासन ही पार्टी का मूल मंत्र है। मंडल के हमारे अध्यक्ष और ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हैं, जिसमें हमारे मंडल के जो कार्यकारिणी के लोग हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर के हमारे प्रशिक्षण शिविर होंगे और फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रशिक्षण शिविर होंगे। तो ये प्रशिक्षण शिविर पार्टी के जो काम का तरीका है, काम की पद्धति है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं, क्योंकि ये डोईवाला विधानसभा मैं यहाँ से विधायक भी हूँ।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में रीना कंडारी का चयन होने पर मंदाकिनी टैक्सी यूनियन की ओर से उनके पिता हीरा सिंह कंडारी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर चालकों ने श्री कंडारी को मिठाई खिलाकर ढेर सारी बधाइयां दी। रीना मूल रूप से धनपुर क्षेत्र के पीड़ा खैरपाड़ी गांव की निवासी हैं। कड़ी मेहनत की बदौलत रीना का चयन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बेंगलुरु में वैज्ञानिक राजपत्रित अधिकारी के रूप में हुआ है। डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए जानी जाती है। ये संगठन रक्षा मंत्रालय की अनुषंगागिक इकाई के रूप में काम करता है। रीना के पिता पेशे से चालक है। बेटी के चयन के बाद चालकों में खुशी का माहौल है। मंदाकिनी टैक्सी यूनियन की ओर से पिता हीरा सिंह कंडारी को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वाहन चालकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे जनपद के लिए गौरव की बात है। सारे लोग जाओ। 30 अक्टूबर को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य एक सप्ताह के प्रवास पर सरोवर नगरी नैनीताल पहुंची। आज कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यपाल की फ्लाइट नैनीताल के मल्लीताल स्थित राजभवन बोटिंग हाउस पहुंची। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य राज्यपाल बोटिंग हाउस से राज्यपाल के बोटिंग के लिए अन्य नौकाओं से हटकर सफेद रंग से रंगी गई खूबसूरत रोइंग बोट में लगभग 1 घंटे तक नैनी झील में नौका विहार करके नैनीताल की खूबसूरत वादियों का आनंद लिया। हालांकि इस बीच कोविड-19 से सुरक्षा के मद्देनजर मीडिया कर्मियों सहित आला अधिकारियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। देहरादून में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा कल से पूछता है उत्तराखंड की मुहिम शुरू की जा रही। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने बताया कि इस मुहिम के माध्यम से धरना प्रदर्शन, पदयात्रा, पुतला दहन जैसे कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ ये मुहिम बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिला उत्पीड़न समेत कई मुद्दों को लेकर के है। इसके बाद रायपुर के विभिन्न वार्डों में भी ये मुहिम चलाई जाएगी। प्रकार से जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से ही प्रदेश में अनियमितताओं का माहौल है। किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आई है। तो इन्हीं सरकार की जो विफलताएं, इसको लेकर युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, पूछता है उत्तराखंड। उसी के अंतर्गत आज से देहरादून युवा कांग्रेस और देहरादून में इसका प्रारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत युवा कांग्रेस प्रत्येक विधानसभाओं में जाकर, प्रत्येक वार्डों में जाकर विरोध प्रदर्शन करेगी, पदयात्रा निकालेगी और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं इसको लेकर लोगों के बीच में जाएगी। जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है बेरोजगारी है। आज हमें पता है प्रदेश में इतनी बड़े प्रचंड उससे बेरोजगारी व्याप्त है, हर आदमी बेरोजगार है, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। और राजधानी देहरादून में अनुसूचित जनजाति के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करके भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान राजकुमार ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को अनदेखा कर रही है, जिसका खामियाजा समुदाय को भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून में अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए नगर निगम, जिलाधिकारी, कैंट बोर्ड, एमडीडीए के उच्च अधिकारियों सहित 19 नवंबर को कोर्ट के व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आदेश नहीं मानने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले, देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने मनमोहन लखेरा की जनहित याचिका में आदेश दिया था। कोर्ट ने देहरादून से सड़कों, नालियां, रिश्पा नदी से अतिक्रमण हटाकर उसे पुराने स्वरूप में लाने के आदेश दिए थे। बटन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।